नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। ये वक्त है घंटी बजाओ कार्यक्रम का और आज हम आपको खुफिया कैमरे पर एक ऐसी दुनिया का सच दिखाने जा रहे हैं जहां वर्दी खौफ के साए में जीती नजर आती है और गुनाह दिन के उजाले में होता है। गुनाहों की इस दुनिया में दखल देने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है, फिर चाहे वो कोई वर्दी वाला ही क्यों ना हो। ऐसी तस्वीर अब तक आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन असल दुनिया में भी ऐसी ही एक जगह है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर। इसी खूनी दुनिया को ही हमने नाम दिया है किलर गोल्डफील्ड यानी केजीएफ। पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु जल भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। जिस्म पर वर्दी के साथ ही एक पुलिस अफसर यही शपथ लेता है। सार है, फर्ज के लिए न वो डरेगा और ना ही समाज के मन में डर बैठने देगा। मैं उचित आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उससे प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। इसी शपथ को निभाते हुए हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह शहीद हुए। तिरंगे में लिपटे इस जांबाज को पूरे देश ने सलामी दी। खनन माफिया से जंग में सुरेंद्र सिंह पहले शहीद नहीं है, इसलिए एबीपी न्यूज ने माइनिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया। खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम उस इलाके में पहुंची जहां डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद किया गया और यहां के प्रशासन की जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई वो आपको भी हैरान कर देगी। कभी किसी को पकड़ते होंगे, पकड़ने के बाद खुद भी डर लगता होगा कि सब तो गाड़ी चलाते हैं करते हैं। तो गाड़ी नहीं चलाना तो मिसिंग। आप यहाँ 7-8 दिन रुको, सर्वे करो, अच्छी तरह से घूम फिर देखो और थोड़ा बचाव करके कभी बचा लेंगे। ये जानवर खा के जानवर हो रहे हैं। यह है उस इलाके की पुलिस का हाल जिसके अफसर को 2 दिन पहले ही शहीद किया गया। यहाँ पुलिस की आंख में गुस्से की लपट के बजाय दहशत की लहर है। एक बार हाथ कर रहे हाँ तो कागज पत्र जेन्युइन वाला है ये तो और यही अगर 2 नंबर वाला होता तो वो जबरदस्ती खींच के ले जाता है। अब देखो, दरोगा हो या इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो या सिपाही, इस इलाके में हर पुलिस वाला दहशत में नजर आता है और दहशत है माइनिंग माफिया की, जो दरोगा तो क्या जिले के पुलिस कप्तान पर भी हमले से पीछे नहीं रहते। आपको डर नहीं लगता? काम ही ऐसा है, तो डरना क्या है इनसे? हमें तो पता है हमारे पीछे फोर्स है पूरी। ये तो थोड़ा सा वो रहता है भाई, मैं अकेला नहीं। तो डीसी साहब के पीछे तो एसपी साहब की गाड़ी टक्कर मार दी थी, 2 बार तो मार चुके। एसपी साहब 2 बार बच चुके हैं यहाँ, तो इतने बड़े अधिकारी की मारते हैं। वर्दी वालों में माइनिंग माफिया की इस दहशत को देखने के बाद हमने प्रशासनिक अफसरों का रुख किया। सोचा शायद वहां हालात बेहतर हो। मजिस्ट्रेट की पावर आपको है, वह लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी तो उनको है। जब जिस उस आदमी के ऊपर डंपर चढ़ा कर मार दिया जाता है, आम आदमी यानी जो ऐसी बात नहीं, सारे क्रिमिनल है, मतलब आम जो सज्जन अभी आदमी रहते होंगे आज उनकी क्या स्थिति होती है? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता जी। मैंने कोई किसी और गाड़ी चला नहीं किया, लेकिन मैं जा भी रहा हूँ, मैंने शैडो चला नहीं। यानी कप्तान साहब की टीम खौफ में है और मजिस्ट्रेट साहब दहशत में, और ये डर है उस माइनिंग माफिया का जो वर्दी वालों को रौंदने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या पूरे सिस्टम ने माइनिंग माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या प्रशासन के डर की वजह खनन माफिया की ऊपर तक पहुंच है? क्या अवैध माइनिंग के रैकेट को सरकार का संरक्षण मिलता है? प्रशासन में ऐसी दहशत के बाद भी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? माइनिंग माफिया
इस कदर बेलगाम कैसे है? सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और माइनिंग माफिया के तार बहुत गहरे हैं, लेकिन आज सवालों के जवाब भी मिलेंगे और खनन माफिया की जड़ें भी हिलेंगी। इसलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन केजीएफ। आपने जो ये स्टिंग ऑपरेशन देखा और जिसमें पुलिस अधिकारियों की जो भाषा है, उससे ये तो आप समझ गए होंगे कि क्या कानून का इकबाल है यहां पर। इस मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव हमारे साथ हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इंद्रजीत राय साहब हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय जी एसआईटी के एडिटर भी हैं। अशोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनके परिजन हैं जिनकी जान गई है। और इसके अलावा हमारे साथ शहीद डीएसपी के जो बेटे हैं वो भी मौजूद हैं, सिद्धार्थ बिश्नोई जी। आप सभी लोगों के पास में आऊं उससे पहले जवाहर जी, बड़ा सीधा सा सवाल, मैं लंबा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, छोटा सा सवाल। अपराधी बेखौफ क्यों हो रहे हैं? पुलिस अधिकारियों की जान लेने से क्यों नहीं बाज आ रहे हैं हरियाणा में? देखिए, पहले मैं एक जवाब देता हूं। आपसे पहले एक पर्सन खड़ा करके गई थी रूबिका जी, और जो मेरे मित्र आलोक शर्मा जी ने खड़ा किया था। मेरे लिए आज की डिबेट इसलिए भावुक डिबेट है और इसलिए मैं इसमें पूरे उस पर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मित्र के बेटे यहाँ बैठे हैं टीवी डिबेट पे जो शहीद हुए हैं, तो इसलिए मैं उस आक्रामकता के साथ ये डिबेट करना नहीं चाहता। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाना भी नहीं चाहता था गंभीर मुद्दे को। पर आलोक जी ने हम पे आरोप लगा दिए विरोधाभास करते हुए कि एक देखिए, एक जाबाज आपका अधिकारी 300 साढ़े 300 ट्रकों को जब्त कर लेता है, दूसरी तरफ वो लगाते हैं कि जी वो पैसे की सेटिंग करते हैं। एक तरफ आप दिखाते हो कि अगर पैसे की सेटिंग होती तो हमारे अधिकारी ऐसे सड़कों पे क्यों खड़े होते। और मेरा मित्र, मैं फिर इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता था, पर मैं आलोक जी को जवाब देना बिल्कुल चाहूँगा। ये मेरे पास आज का समाचार पत्र है, जिसमें क्या लिखा है, राजस्थान में ही जयपुर आगरा रोड पर 9 किलोमीटर लंबा पहाड़ खोद डाला, 2500 बीघा में कॉलोनी तक नहीं बसने दी, एनजीटी की रोक, फिर भी 200 माफिया ने खोदा 800 करोड़ का पत्थर। ये राजस्थान की घटना है सर, आपके मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैंने सवाल हरियाणा का पूछा, आप राजस्थान पहुंच गए। जवाहर जी, मैंने सवाल जो पूछा था उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, इन्होंने, मैं आलोक शर्मा से आप डिबेट में नहीं थे। मैं सुन रहा था, मैं एक शब्द सुन रहा था, मैं सुन रहा था जवाहर जी, मैं आपको सुन रहा था, मैं यहीं मौजूद था। आप डिबेट में नहीं थे, डिबेट में नहीं था, मैं सुन रहा था, मुझे कहा था इनको जवाब देना, डिबेट में ध्यान से सुन रहा था। मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा, जयपुर का जवाब देना पड़ेगा आलोक शर्मा को, क्योंकि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं, मैं उस पर उनसे जवाब लूंगा। लेकिन आप मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। हरियाणा में अपराधी इतना बेखौफ कैसे हो गया है? एक पुलिस अधिकारी को मारने से नहीं चूकता। एसडीएम साहब का आपने सुना है स्टिंग ऑपरेशन में बयान, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ और जिलों में जब था तो ना जाने कितने चालान मैंने काटे, सैकड़ों चालान काटे, यहां जब से आया हूं एक चालान नहीं काटा मैंने। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। ये एक तो मैंने उनका उत्तर दिस लिया था कि ब्रेक की आधार पे लिया गया था कि ब्रेक के बाद मैं उत्तर दूंगा, नंबर 1। अब आपने कहा कि अपराधी निश्चित रूप से अपराधी होता है। अपराधी तभी बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं उसको कानून के साथ खिलवाड़ करना होता है। अगर अपराधी घर में डर के, तो अपराधी जब निकलता है उसको रोकने के लिए हमारी पुलिस है, और अगर हमारी पुलिस काम नहीं कर रही होती तो हमारा ऑफिसर शहीद नहीं होता। आज जो आपने स्टिंग ऑफिसर किया, और देखिए आपको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है मित्र मेरे, आपने स्टिंग ऑपरेशन तो किया, इसका मायने निकालिए। आप में भी इतना दम नहीं था कि आप हमारे पुलिस अधिकारी से सीधा सीधा पूछ सकते थे, आपको भी स्टिंग ऑफिसर करना पड़ा। आप हमारे अधिकारी के पास जाते हैं कि आप इसको क्यों करना पड़ा? समझिए जवाहर जी, इतना सतही जवाब मत दीजिए, सुनिए मेरी बात। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो सारी सच्चाई सामने आ गई। आपने सुना, आप तो बड़ी आसानी से सवाल सुन रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, एसडीएम साहब का आपने सुना? इंद्रजीत जरा इन्हें बताइए, एसडीएम साहब से जब बात की गई वो क्या कह रहे थे कि मैं कुछ और जिलों में था तो मैं सैकड़ों चालान काट चुका था, यहां जब से आया हूं मैंने एक चालान नहीं काटा। क्या उनकी इस मजबूरी को नहीं झलकाता स्टिंग ऑपरेशन कि न जाने किस दबाव में है वो? इंद्रजीत जरा जवाब दीजिए आप। देखिए जवाहर जी, बुनियादी सवाल का जवाब दूं कि स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया गया? नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। स्टिंग ऑपरेशन इसलिए किया गया, इंद्रजीत जी मैं उत्तर देता हूं। जवाहर जी बस एक बात मेरी सुन लीजिए। स्टिंग ऑपरेशन इसलिए किया गया, माइक लेके अगर मैं जाऊंगा या मेरे रिपोर्टर जाएंगे उनके पास, वो ये नहीं कहेंगे कि हम डरते हैं, हमें वहाँ पे खतरा होता है, हम जब जाते हैं तो पथराव होता है, हमारी फोर्स के लोग वहाँ मुखबिरी कर देते हैं। ये सारी बातें कैमरे पे कोई नहीं कहेगा, पहली बात, इसलिए स्टिंग ऑपरेशन होता है। दूसरी बात, सर आपकी ही सरकार, आपकी ही पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, किसी की हिम्मत है कि एसपी की गाड़ी उड़ा दे?
और उड़ाने के बाद क्या होगा, विकास दुबे जैसे केसेस में आपने देखा। मैं किसी मतलब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपराधी के अंदर पुलिस के खौफ की। देखिए स्टेट जो है और स्टेट की मशीनरी वो कॉन्सेप्ट ऑफ फियर और पनिशमेंट पे चलती है। अगर वहां रहने वाले लोगों को फियर नहीं होगा, पनिशमेंट का डर नहीं होगा, तो वो आदेश नहीं मानेंगे। पुलिस पर हमला करना ये एक सोशियोलॉजिकली एक बात बताता है कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं कम है। मैं पत्रकार की हैसियत से ये सवाल उठा रहा हूँ, इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आगे से किसी डिप्टी एसपी या एक कांस्टेबल या किसी की भी जान ना जाए सर। ये कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है सर, ये कानून के इकबाल की बात है। जवाब दीजिए जवाहर जी, फिर आलोक जी के पास जाता हूं। जी हाँ, मैं उत्तर। अब देखिए हमारे जिस एसडीएम ने कहा आपके अनुसार कि उन्होंने एक भी चालान नहीं कटा, ये तो आज का ही पत्र है ना, आज का ही समाचार पत्र है, मीडिया पे तो आप विश्वास करते होंगे। जो ये कह रहा है कि घाटा में छापा 14 वाहन जब 5 गिरफ्तार, सर ये 5 कहां गिरफ्तार हुए होंगे? कोई एफआईआर हुई होगी या वैसे गिरफ्तार हो गए हवा में? जो ये वाहन जब्त हुए हैं 14, क्या ये कोई हमारा ऑफिसर अपने घर लेके गया होगा क्या सर? सर उसका चालान कटता है। अगर हमारे यहाँ ये चालान काटने का काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं पुलिस के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डीसी वो एसडीएम काटता होगा या शायद नहीं काटता होगा। पुलिस लगातार चालान काट रही है। 387 का मैंने इस साल का आंकड़ा रखा, तो मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं मेरे मित्र? मुझे बताइए, ये आज का पेपर दिखा रहा हूं मैं, केवल आज का। क्या इन वाहनों को हमारा पुलिस अधिकारी लेके चला गया? सर एक बुनियादी सवाल, 5 लोग अरेस्ट हुए, क्या वो मेरे घर पर आ गए क्या? सर एक बुनियादी सवाल, सर एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या वो मेरे घर पर आ गए हैं क्या? सर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल कार्यवाही कर रहे हैं और कार्यवाही सरकारें करती भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल कार्यवाही नहीं करते। सर ये चोरी नहीं है, छुपे में नहीं हो रही है, ये किसी के घर में जाके चोरी नहीं हो रही है सर, खुले में खनन हो रहा है। सर आपका सिपाही जो वहां पे बैरिकेड लगाकर बैठा है वो कह रहा है कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने बैरिकेड उड़ा दिया। आपके अफसर कह रहे हैं कि एसपी की गाड़ी को ठोक दिया गया। सर ये कैसे माना जाए कि पुलिस का खौफ वहां पे है? छोटा सा जवाब जवाहर जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हाँ देखिए इलीगल चीजों को रोकने के लिए निश्चित रूप से हमारे अधिकारियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको शहादत भी उनकी जाती है, परंतु हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहां लगातार काम कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि जब से हमने लीगल किया है, मैं फिर इसको बताऊं, 2016 तक तो यहाँ लीगल माइनिंग होती नहीं थी हरियाणा में। हमने फरीदाबाद में हमने भिवानी में शुरू की, हमने महेंद्रगढ़ में शुरू की, यमुना के साथ साथ सोनीपत में शुरू की, अंबाला में शुरू की, यमुनानगर में शुरू की। इसके कारण पहले तो सारे ही कुछ इलीगल होता था इस प्रदेश में, परंतु हमने ये शुरू किया जिससे कि अवैध काम कम से कम हो। और मैं उसके बावजूद अपराधी इतने बेखौफ है। चलिए आलोक जी जरा जवाब दे लीजिए जल्दी से। सादत दी है, ठीक है, राजनीति होती रहेगी, मुझे जाना है। अपराधी को जो अंजाम भी हुआ था, आलोक जी जल्दी, अपराधी को गोली भी मारी है, मुझे लगता है सर अपराधी को गोली भी मारी गई है। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी। गोली भी मारी गई है, जल्दी से आलोक शर्मा जी। हाँ अरे भाई देखिए, एक हमारे जांबाज डीएसपी चले जाएं और उसके बाद आप 4 अपराधियों को गोली मार दें, उसका महत्व नहीं है, उनकी कीमत उसके बराबर हम नहीं आंक सकते। भिवानी में माइनिंग के टेंडर हुए, आज तक रुके हुए हैं। पिछले 3 साल से वहां पर माइनिंग बंद पड़ी हुई है। गलत जानकारी, माइनिंग हो रही है, गलत जानकारी दे रहे हैं। आलोक जी मैं बीच में नहीं आता, आलोक जी मैं बीच में नहीं आता, पर मेरे मित्र आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, आप बहुत बोलते हैं यार, आप प्रॉब्लम यही है आपके साथ। आपको ठीक कर रहा हूं। अरे साहब, अरे सर सुनिए ना, अरे सब सुनेंगे आप, पर गलत जानकारी एक टेंडर हुआ था। अरे सुनिए ना भाई, आप सुन तो लीजिए ना, आप 4 बार रिपीट करेंगे क्या? सुनिए जरा। एक कंपनी बाहर से आई थी हरियाणा से, सर बताइए 16 माइनिंग लीज अलॉट हुई थी, उसका अभी तक माइनिंग शुरू नहीं हुई है। आप कहिए तो मैं कंपनी का नाम आपको मैसेज कर दूंगा, मैं यहां पर उजागर नहीं करना चाहता हूं, मैं बिना तथ्यों के नहीं बैठता हूं, मेरे पास चिट्ठियां हैं इसलिए मैं बैठा हुआ हूं। इसके बाद मांडी खेड़ा मोड़ पर जाके खड़े हो जाए आप, नहीं वो मेरे नैतिकता के उस पर नहीं होता, उस कंपनी का नुकसान हो जाएगा। मांडी खेड़ा मोड़ पर जाके खड़े हो जाइए आप। मांडी खेड़ा कहाँ है? नूह से जस्ट निकलते ही फिरोजपुर झिरका थाने के बाहर 3 स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, पुलिस ने बनवाए हुए हैं, और पत्थर पड़े हुए रोड के दोनों तरफ, जाके चेक करा लेना मेरे एक फैक्ट को। सर ये राजस्थान का प्रश्न पूछा था आपसे मैंने, नूह पलवल हरियाणा रोड का उत्तर मैंने दे दिया अखिलेश जी को, ये राजस्थान का अरे सुनिए ना भाई जरा, आप बीच में देखिए, मैं बोला नहीं हूं, मैं आपके जवाहर जी ये चोर की दाढ़ी में तिनका, का मैंने उत्तर दे दिया। राजस्थान मैं एबीपी न्यूज
मैं एबीपी न्यूज को धन सर यहाँ अरे यही भाई कह रहा सुनिए हूँ ना मैं जरा आपको। आप मुझे बताएं राजस्थान क्या से दीजिए आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर मुझे और भी लोगों से बातचीत करनी है। अखिलेश जी आप इनको शहीद करेंगे कि डीएसपी नहीं साहब के करेंगे? घर वाले हमारे साथ हैं, उनके पास में मैं जाऊंगा। राजस्थान राजनीति से बहुत हो भागे गई। मेरे मित्र। आलोक जी को जरा अरे बोलने भाई, दीजिए। आलोक जी, आपका- आलोक जी 30 सेकंड में अपनी बात जरा खत्म कीजिए मुझे- जल्दी से। हाँ राजस्थान से मत मुझे- भागिए आलोक जी। ठीक है जवाहर जी, आलोक मुझे जी, सुन केवल लीजिए ये भाई। बता दीजिए। अरे जवाहर जी सुन लीजिए, मुझे जवाहर जी थोड़ा केवल धैर्य बता रखिए, सुन दीजिए। लीजिए। आलोक शर्मा को यार, बोलने अजीब दीजिए आदमी है यार ये। जल्दी से। आलोक जी, एक तरफ संवेदना की बात करते हैं, दूसरी तरफ बोलने नहीं देते हैं। पिछले जो वन मंत्री थे उनका 6,000 करोड़ का घोटाला पता चला था, उनको टिकट नहीं दिया था बादशाहपुर से, याद है आपको? और क्या नाम था उनका, राव साहब का, भूल गए आप? पूरी तरह से इलीगल माइनिंग हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पर है। आपको मानहानि का दावा करेंगे, कोई अरे तथ्य बिल्कुल कर दीजिए। दीजिएगा ना, गलत जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल आप। कर देना, गलत अरे जानकारी इतना दे बड़ा रहे हैं। दावा कर दीजिएगा। आपने गलत तथ्य दिए। मैं कह रहा हूं इतना आप बड़ा गलत- दावा कर दीजिए। आप ऐसे गलती विफल बोलेंगे। क्यों है? अरे मैं ईडी से कह रहा हूं, छुट्टे फिर रहे हो। मैं कह रहा हूं, ईडी से मैं कह रहा हूं छुट्टे आप फिर मेरे रहे हो। ऊपर इतना ईडी बड़ा से दावा छुट्टे कर फिर देना, रहे हो। जितना सोनिया बड़ा गांधी, दावा आप राहुल कर गांधी सकते हो को उतना ईडी कर देना आप फैसले मुझे। करने दे रहे हैं। अरे गलत भाई जानकारी जितना दे रहे हैं। मर्जी, देखिए क्यों गलत बौखला रहे जानकारी दे हैं हैं। आप यार, आप बौखला क्यों झूठे रहे हैं हैं? आप नंबर एक। मैं बौखला क्यों रहे हैं? चलिए, मैं मुझे लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर हम बहस कर रहे हैं। ये चीज चिल्लाहट ना हो तो बेहतर है। एक मिनट, ये आरोप प्रत्यारोप जो उससे बाहर में निकलना चाह रहा हूं। मेरे साथ शहीद डीएसपी साहब के भाई हैं। एक मिनट जरा सुनिए, अशोक सिंह है। अशोक जी, मैंने कई इंटरव्यूज आपके सुने जिसमें आप बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है इन सबके पीछे साजिश है। ऐसा क्यों आपको लगता है? कौन है गुनहगार? इतने फैक्ट्स हैं मेरे पास। चलिए, मैं बाहर निकलना चाहूंगा इस आरोप प्रत्यारोप से। राजनीति सब कुछ नहीं है। जिनके भाई शहीद हुए नजर सुनिए, बोलिए अशोक जी। जी सर। आपको क्यों लगता है कि ये सब हेलो। कुछ साजिशन हुआ है? कौन है इसके लिए हेलो। गुनहगार? नहीं सर, ऐसा साजिशन तो जब हमें कोई इंसिडेंट का पता लगा, जहाँ जिस जगह भाई साहब की बॉडी पड़ी थी, तो जब साथ पुलिस का स्टाफ था, तो उस टाइम जो स्थिति थी उसके अनुसार हमने आंकलन किया भाई जी डीएसपी स्तर का अधिकारी और उसके गनमैन साथ थे या जो भी कर्मचारी थे, तो उसके कारण हमने ये किया भाई उस पर वो फर्स्ट स्टेज थी। उस टाइम तो जब आदमी एकदम कोई घटना देखता है तो उसके बाद आदमी का विचलित होना स्वाभाविक है। और हम आज भी अभी 3 दिन हुए हैं, अब तो हमारा परिवार जब भी इतने उससे वरी नहीं रहा, पर जब उस दिन माननीय सीएम साहब ने आदेश दीजिए जांच चल रही है, तो देखो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भौंडसे के अंदर आकर तुरंत एक लाइन में सारी बात कह दी कि मैं सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़ा हूँ, प्रदेश के मुखिया ने हमें इतना आश्वासन दे दिया और जब हमारे कह दिया भी मैं साथ हूँ, हमारे सिर पर ही हाथ रख दिया भी परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, तो हमें आगे चिंता करने का एक कहीं विश्वास तो होता ही है। जब प्रदेश का मुखिया इतना कह रहा है विज साहब और एक्शन दिया डीजी साहब ने, तो देखो कहीं विश्वास करेंगे। एकदम तो कोई देखो ऐसे जादू की छड़ी तो है नहीं भाई एकदम हाथ लगाया सारा कुछ आप हो गया। अब जब इतना टाइम से चल रहा है, जैसे मैंने डिबेट सुनी है भाई ये खनन का काम काफी टाइम से लीगली बातें भी हैं और इलीगली भी हैं, तो देखो कोई विश्वास अभी हमें ठीक है, चलिए आप विश्वास उम्मीद करें। हुई है सिद्धार्थ भाई बिश्नोई इतनी जी, तेजी से एक जांच कमेंट हो रही आपसे है, भी लेना गिरफ्तार चाहूंगा। भी सिद्धार्थ किया। बिश्नोई जी, क्या आपको लगता है कि खनन माफिया बेखौफ हो चला है, निडर हो गया है, उसे पुलिस का भी डर नहीं है? सर पुलिस का डर होना लाजमी है सर। अगर पुलिस का डर ना होता तो सर वो ऊपर से थोड़ी लेके जाता सर। ये छोटे मोटे पिटे क्रिमिनल्स होते हैं, ये पूरा सिंडिकेट ये लोग तो चला नहीं रहे। ये जो ड्राइवर क्लीनर हैं ये पूरा सिंडिकेट ये तो चला नहीं रहे। ये तो जी छोटा मोटा अपना काम करते हैं, कोई पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो ये अपने उसके हिसाब से ये कर लेते हैं। पर कहीं मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे फादर साहब भी उसी को ठीक करने में लगे हुए थे, तब भी यही प्रशासन था। मैं ये कहूं कि मेरे फादर प्रशासन से अलग होके कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है सर। एक पुलिस एक टीम है सर, एक संस्था है जो हम आपके और हमारे लिए हम सुरक्षित रहें उसके लिए तैनात है। और जैसे जैसे अब मैं देख रहा हूं कि डीजीपी साहब ने, गृह मंत्री जी ने 700 पुलिस अधिकारी भेजे हैं तावड़ू में, जरूरत लगी होगी उनको जरूर। और मैं मानता हूं कि अगर सरकार ऐसे ही कड़े कदम उठाती रही तो मेरे को लगता है कि दोबारा ऐसा किसी और अधिकारी के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया उसके पीछे मकसद भी यही है, सरकार को आगाह करना कि अगर अपराधियों के खिलाफ वक्त रहते कार्रवाई हो जाए
उनके मनोबल को तोड़ा जाए। जो सिंडिकेट कह रहे हैं डीएसपी साहब के जो बेटे हैं शहीद डीएसपी साहब के, उस सिंडिकेट को अगर तोड़ दिया जाए, जिस सिंडिकेट का वो जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह की घटना ही नहीं होती। तो यही तो सवाल है कि आखिर सिस्टम क्या सरेंडर कर चुका है? क्यों आखिर इस तरीके से बेखौफ नजर आते हैं ये माफिया? हम आपको जरा सुनवाना चाहेंगे उस गांव के लोग क्या कह रहे हैं, उस गांव के लोगों का क्या कहना है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता। सुनिए आप। यह हरियाणा का वही गांव है जहां डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ाने वाले आरोपियों का घर है। उस घटना के बाद से गांव में सन्नाटा है। एबीपी न्यूज की टीम डीएसपी की हत्या के अगले ही दिन पचगांव में मुख्य आरोपी मित्तर और उसके क्लीनर इक्कर के घर पहुंचे। हमने गांव के लोगों से बात भी की, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी खुलकर कुछ बोलने से डर रहा था। इसीलिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम खुफिया कैमरे के साथ एक बार फिर इस गांव में पहुंची। यहां सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इस गांव के पूर्व प्रधान के एक रिश्तेदार रफीक से। रफीक ने शुरुआती बातचीत में ही यह बता दिया कि इस गांव में एक पूरा परिवार है जो अवैध खनन के धंधे से जुड़ा है। सवाल है कि इस धंधे का सरगना कौन है? ये जो लड़का पकड़ा गया है, एक तो जिसके पैर में गोली लगी है, ये इनमें से उस परिवार का मुखिया कौन है? मुख्य कौन है इसका? मुखिया उनको वही है, रत्ती अक्सर वही इनका मुखिया सब खनन वही कराता है। और मुखिया जब संभालने के लिए होगा तो वही आ जाती सब चीजें। रफीक का दावा है कि रत्ती ही वो शख्स है जो इस इलाके में खनन का पूरा खेल संभालता है, बाकी सब उसके मोहरे हैं। रत्ती इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए इक्कर का चाचा है। रफीक के मुताबिक डीएसपी की हत्या के बाद रत्ती भी मौकाए वारदात पर पहुंचा और पुलिस की छानबीन का पूरा जायजा लेता रहा। जैसे भी वारदात हुई है ना, उन्होंने करा एक और लड़के पे, उसने करा है और पे फिर वो जो पकड़े गए हैं जिन्हें करे वो डायरेक्टर तो यहाँ पे ना कर, इनका परिवार ही उल्टा था, उन्होंने यहाँ पे कर गया। फिर पुलिस के साथ यहीं आ गए तो वो 14 दिखान तो खुदा जाते हैं मौके पे रहता है कि मतलब डोलता भी रहा पुलिस ने, फिर भी पुलिस को कुछ किया। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसकी पूरी डिटेल ना आ रही है हमारे पास, खुद से ही कंफर्म ना हो पा रही हमसे कि इसका मामला क्या चल रहा है। मतलब हाथ इसी का है पूरा, मतलब खनन का काम इसी का चल रहा था ये, मतलब पैसा इसी को जाता है सारा, मतलब जाके खान चल रही है पत्थर इसी खान में भर। तो अब सवाल यह है कि अगर गांव के लोगों को पता है कि जिस जगह पर अवैध खनन हो रहा था उस पर किसका कब्जा है, तो क्या पुलिस को यह नहीं पता होगा? इसी गांव में रहने वाले जावेद ने हमें बताया कि रत्ती ने खुद को बचाने के लिए अपने भतीजे इक्कर को ही पकड़वा दिया, जिसे गांव के लोग पागल मानते हैं। तो एक चीज बताओ, ये जो लड़के गोली मारी है इसे पुलिस में, यार इनको इनकाउंटर बताया है, क्या पागल है इसमें? सब पागल है एकदम, उसकी माँ पागल, उसकी बहन पागल, ना तो आप मिल सकते उस परिवार से। वो कैसे गाड़ी चला रहा था? वो गाड़ी ना चला भाई, वो इतना चाचा गाड़ी में से लटक रहा, पूरा तीनों फोन देखे नहीं, गट्टू पकड़वा दी, यानी पकड़वाए वहाँ से। कहाँ से? सारे से पकड़वाए, राजस्थान। गाड़ी पे ही था हो ही गाड़ी के लिए अपना भतीजा मेरा ना उसका गाड़ी के लिए उन्होंने कभी आफत हम तब तक आ जा सारे पकड़वा। मतलब पुलिस प्रशासन सबको पता है कि यहाँ अवैध खनन होता है, सबको पता है कि इस खनन के पीछे कौन है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करता। सब अपनी आंखें और मुंह बंद रखते हैं और उसकी पूरी कीमत भी वसूलते हैं। पुलिस ने कोई चेक पोस्ट तो हर जगह बना रखे हैं, लोग सब कैसे करता है? एक गाड़ी पे 500 रुपये खर्चा आता है, वासेड़े जोन का, और निकलवाना वाला 1000 लेता है, और जितनी जीप लगी हुई है तो सबका मंथली लगता है, बिगड़ दिए कहीं भी कुछ नहीं। सवाल है कि घूस का ये पैसा कहां तक जाता है और क्या वाकई पुलिस के बड़े अधिकारियों और सरकार को इसकी कोई खबर नहीं? इसी भ्रष्टाचार के कारण खनन माफिया इतना मजबूत हो गया है कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं। गांव के लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर कोई ईमानदार अफसर छापेमारी के लिए निकलता है तो उसके ही कुछ साथी
माफिया को अलर्ट कर देते हैं। ये पुलिस गाड़ी चलती है तो उसको मैसेज मिलता थाने से, अगर अलग रहता नहीं वो देख तो लेता ही, वो तुरंत मैसेज इधर कर देता। साफ है कि पूरा सिस्टम मिलकर माइनिंग माफिया की मदद कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। आखिर क्यों एक डीएसपी की मौत के बाद भी अब तक इस इलाके में अवैध खनन के सरगना को पकड़ा नहीं जा सका? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाए और सब कुछ पहले की तरह चलने लगे? हरियाणा सरकार के प्रवक्ता जवाहर यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जवाहर जी, आपने देखा इस स्टिंग ऑपरेशन में जो गांव वाले तमाम बातें कह रहे थे, मूल में इसके एक चीज नजर आती है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और इसे सिस्टम का सरेंडर हम कह सकते हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये सिस्टम का सरेंडर है। अगर सिस्टम का सरेंडर होता तो हमारा अधिकारी वहां शहीद नहीं होता। इसका मतलब लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी, उसके बाद भी ये लोग थे जो कहीं ना कहीं इसमें सफलता ले रहे थे। इन असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए हमारी पुलिस तत्पर काम करती है और मैं आपको कमिटमेंट के साथ कहता हूं, हमने और आप बार बार पुलिस पर मत जाइए जवाहर जी, मैं कह रहा हूं पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले जांबाज हैं, हौसले वाले हैं, तभी हम आप सुरक्षित हैं। पुलिस वालों पर सवाल नहीं है, सिस्टम पर, इस तंत्र पर सवाल है जहां भ्रष्टाचार का दिमक है, जिस वजह से ऐसा होता है कि ये जो माफिया है, खनन माफिया, इतने ताकतवर हो जाते हैं। देखिए, जहां अगर किसी अधिकारी की लिप्तता पाई जाएगी, अभी तक तो इस पूरे प्रोसेस में जब तक कहीं ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आते, मैं आपकी तरह किसी को गुनाहगार सिद्ध नहीं कर सकता। जिस दिन ऐसे तथ्य आएंगे, किसी को गुनाहगार नहीं साबित कर रहे हैं। एक मिनट जवाहर जी, नहीं, अपने शब्द वापस लीजिए। मेरा एक निवेदन, गलत बात है। नहीं, आप स्टिंग ऑपरेशन में देख रहे हैं गांव वाले, इसका मतलब गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप बोलिए कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। आप कह दीजिए कि गांव वाले झूठ बोलते हैं। रिपोर्ट में का आपका संवाददाता कह रहे हैं, हाँ, आप कह दीजिए कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं। और बताइए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा आपने बोला कि हरियाणा के इस गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं। जवाहर यादव ये बात कह रहे हैं। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए ऑपरेशन केजीएफ। आप देख रहे हैं ऑपरेशन केजीएफ। ये स्टिंग ऑपरेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखाने का मकसद ये है हम आपको बता सकें कि आखिर इस वक्त हरियाणा में, इस इलाके में खास तौर पर किस तरीके के हालात हैं, ये खनन माफिया कितने बेखौफ हो चले हैं, इनके आगे कैसे कुछ पुलिस वालों को भी डर लगता है, ये पूरा सिस्टम क्या उनके आगे सरेंडर कर चुका है, एक बड़े पुलिस अधिकारी की ऐसे कैसे जान लेने की वो हिमाकत करते हैं। इसी मसले पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। और ब्रेक के पहले जब मैंने जवाहर जी से इसी पर सवाल पूछा तो वो जवाब में ये कहते हुए नजर आए कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ गांव वाले जो बातें कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आलोक शर्मा जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है पचगावा जो गांव है वो सोना हल्के में आता है और यहाँ पर विधायक हैं संजय सिंह, और ये पूरी मिली भगत है शासन की, प्रशासन की और बीजेपी के नेताओं की। और यही कारण है कि पूरी मिली भगत के बाद ही एक पागल को अरेस्ट कराया गया है। मैं पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ कि अगर सीबीआई से या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कोई बैठकर इस पूरी हत्या और यहाँ की इलीगल माइनिंग की जांच करेंगे तो बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर जेल के अंदर चले जाएंगे। अभी एबीपी न्यूज़ ने दिखाया कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और ये जगह रजौकरी बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर से मात्र 50 से 55 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर भी नहीं है। जो घाटा की बात कर रहे हैं वो गुड़गांव से मात्र 20 से 25 किलोमीटर गांव है। जिस तरह से दिल्ली के इतने नज़दीक इतनी बड़ी इलीगल माइनिंग हो रही हैं, ये प्रशासन की मदद के बगैर कैसे हो सकती हैं, वहाँ के लोकल एमएलए की मदद के बगैर कैसे हो सकती हैं। मोदी जी के तो ड्रोन घूमते रहते हैं, क्या वो ड्रोन से और जीआईएस से कहीं पर भी नहीं पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी इलीगल माइनिंग हो गई? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कोई सीबीआई या इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी इसकी जांच करे, तब सही खुलासा सामने आएगा। सीबीआई जांच होगी जवाहर जी। बड़ा कांड हो गया उसके बाद भी कांग्रेस, ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात आ गई जवाहर जी। सीबीआई जांच होगी। अब मैं उत्तर दूंगा जी। आपसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का उत्तर दूंगा और सेटिंग क्या होती है वो बताना चाहूंगा। सेटिंग ये होती है कि हरियाणा में भी अरावली है और राजस्थान में भी अरावली है। मैं बार बार दिखा रहा हूं कि गहलोत सरकार में 800 करोड़ का पहाड़ खा गए। आप ये प्रश्न नहीं पूछ पा रहे आलोक जी से, इसे सेटिंग कहते हैं।
ये मैं प्रश्न नहीं पूछ पा रहा। आप जवाब की खुद से कुछ बोल रहे हैं। मैंने आपने सुना ही नहीं। इसका मतलब आपने सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने शुरू में ही कहा कि राजस्थान सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, हर जगह से इस तरह की खबरें आती रहती है। लेकिन आज मुद्दा हरियाणा का है। आज डीएसपी की जिस तरीके से जान गई है, पूरा देश स्तब्ध है। जवाहर जी नहीं, आप इस तरीके के आरोप मत लगाइए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सरकार के प्रवक्ता, एक मिनट, मेरी बात आने दीजिए। एक मिनट आलोक जी और जवाहर जी, पूरा वक्त मैं आप दोनों को दूंगा, पूरा वक्त मैं आप दोनों को दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जवाहर जी, आप हरियाणा सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार को आप बचाएंगे, जाहिर तौर पर वो आपका फर्ज है, आप निभाइए। मैं जनता का प्रवक्ता हूं, मैं जनता के सवाल आपसे पूछूंगा। आप विचलित मत होइए, आप विचलित मत होइए जवाहर जी। ये देखिए, ये आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो मेरे मित्र मैं कह रहा हूं सोना के एमएलए की कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। आप केवल और केवल संजय सिंह की कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। मैं चूज नहीं कर रहा हूं, मैंने उनसे भी सवाल पूछा। लेकिन आप सरकार का बचाव कीजिए, जनता को झूठा मत बोल दीजिए। आप कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में जनता जो बात कह रही है वो झूठ बोल रही है। कैसे आप ये कह सकते हैं? और मैं जनता का प्रवक्ता हूं, वहां हूं, और इसलिए मैं जनता के सवाल आपसे पूछूंगा। आप विचलित होते हैं तो होते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप सरकार को बचाइए, मैं जनता के सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल मेरे तीखे होंगे, आपको परेशान कर सकते हैं सवाल की कॉल निकलवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे बिल्कुल कहीं भी अपराध कहीं भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन आज जो घटना हरियाणा में घटी, उस पर क्या राजस्थान सरकार जवाब देगी? आपकी भैया, डीएसपी साहब की जान अगर हरियाणा में गई तो क्या मैं अशोक गहलोत से उसका जवाब मांगू? क्या अशोक गहलोत हरियाणा के मुख्यमंत्री है? अजीब सी बात आप कर रहे हैं। अपराध जहां पर हुआ वहां से सवाल पूछा जाएगा ना। राजस्थान की घटना पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। मैंने शुरू में ही कह दिया था, आपके पास जवाब नहीं है। जवाहर जी, साधारण सी बात है, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके पास जवाब होता तो आप इस बात का जवाब देते। हरियाणा की घटना पर आप राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन आप हरियाणा की घटना पर जवाब तो दीजिए। आप सरकार का बचाव करते करते जनता को तो झूठा मत कह दीजिए। उसी दिन गुजरात में भी हुआ था, पुलिस वाले को, गुजरात में भी पुलिस वाले को डंपर वाले ने कुचला था, याद है? भूल गए आप लोग? सेम डे मीडिया चैनल कह रहा है। अरे भाई, गुजरात में हुआ था यही एपिसोड, लेकिन आज इसको हरियाणा पर रखना चाहता हूं। जवाब ही नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सवाल से आप बड़े विचलित हैं। आपको बड़ा शुभ है ये सवाल, क्योंकि ये जनता का सवाल है। हरियाणा की जो घटना है ना, उसके बाद जनता बहुत आक्रोशित है, गुस्से में है, स्तब्ध है कि एक डीएसपी की जब इस तरीके से जान दी जा सकती है तो एक आम आदमी की जान की क्या कीमत होगी? तो मैं तो सवाल पूछूंगा, आप परेशान होते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जनता का प्रवक्ता हूं, आप सरकार का बचाव कीजिए। आप सरकार के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत का मैं रुख कर लेता हूं। इंद्रजीत, अरे आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए ना। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है जब मैं जनता के सवाल पूछ रहा हूं तो, इसलिए आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जब आपसे पूछ रहा हूं कि हरियाणा में जो घटना घटी है, इस पर आपके पास जवाब क्यों नहीं है कि अपराधी क्यों बेखौफ है? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, सोना के विधायक हैं, मैंने ये कहा, अगर अपराधी बेखौफ होते, अब देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हाँ, देखिए अगर अपराधी बेखौफ होते तो कोई एसआईटी नहीं बनी अभी तक, उनका इनकाउंटर नहीं होता। पर मेरे मित्र, मैं आपको कह रहा हूं, मेरा मित्र, मैं आपको कह रहा हूं, ये पर्सन मैं 6 बार पूछ चुका हूं। अरावली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये क्या सेटिंग है तुम्हारी? मुख्य सरगना अभी भी छूटा हुआ है। एक पागल को पकड़वाया गया है और उसमें बीजेपी के नेताओं का और अफसरों की मिलीभगत है कि एक पागल को पकड़वा के इसको पूरी जांच को डाइवर्ट कर दो, को भटकाना चाहते हैं, पूरी तरह से डाइवर्ट करने का नहीं करेंगे मेरे मित्र। षड्यंत्र है ये, डिबेट करना ही नहीं चाहते बीजेपी के नेता। आज अदालत की भूमिका में आ गया जवाहर जी, दिक्कत ये हो रही है। आप सरकार का बचाव करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप फैसले मत सुनाइए। आप जनता को झूठा कह दे रहे हैं, सीधे सीधे स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग कह रहे हैं उनको झूठा कह दिया आपने। हम राजस्थान का सच भी दिखाने वाले हैं। हमने आपको दिखाया हरियाणा में अवैध खनन का सच। वैसे अवैध खनन का काला कारोबार किसी एक राज्य में नहीं, देश में जहां भी प्राकृतिक संपदा है वहां इसे लूटा जा रहा है। हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक माफिया व्यवस्थित तरीके से नदियों और पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे हैं, और इन राज्यों की सरकारें आंखें बंद करके ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि सब बढ़िया है। पर सच आखिर कब तक छिपेगा? अरे घोड़ा बढ़ा जा, अरे बढ़ा दे,
ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के धंधे का पूरा सच सामने ला दिया। सरकार और प्रशासन जिस चीज को जानते हुए भी अनजान बने रहते थे और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते थे, एक बार ने उस झूठ की पोल खोल दी है। भिंड की सिंध नदी में फंसे ये वो ट्रक हैं जो अब तक बेरोक टोक नदी से रेत लूटकर आया जाया करते थे, लेकिन जब नदी में बाढ़ आई तो यही ट्रक उस बाढ़ में फंस गए। पानी के तेज बहाव में इन्हें निकालना मुश्किल हो गया तो रेत माफिया ट्रकों को यही छोड़कर और जान बचाकर भाग निकला। डंपर डूब चुके हैं यहाँ पर, कम से कम 500 गाड़ी होंगी। देखो गाड़ी क्या हालत है, अभी ये 3 ड्राइवर निकल गए रस्सी के सहारे से। ये देखो अभी गाड़ी पूरी खदाने भरी हैं, कम से 500 गाड़ी होंगी यहाँ पर। लेकिन नदी में फंसे ये ट्रक यहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। अधिकारियों के लिए ये जवाब देना मुश्किल हो गया कि आखिर इतने ट्रक इस इलाके में क्या करने गए थे। एबीपी न्यूज के इस सवाल के बाद पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम और माइनिंग विभाग की टीम यहां पहुंची और नदी में फंसे 76 ट्रकों को अपने कब्जे में लिया और अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है सरकार ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश के कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी कोने में अगर होता है तो सरकार हमारी इतनी अलर्ट है कि ऐसे अवैध उत्खनन करने वाले लोगों को नहीं छोड़ते। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई जो की है वो सराहनीय कार्रवाई है। ये तो अतिवृष्टि के कारण फंस गए वहां पर ट्रक, इसलिए पता लग गया लोगों को। पूरे मध्य प्रदेश में ये तो केवल एक नदी है जहां पर आइडेंटिफाई होगा कि ये फंसे हुए ट्रक है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में अवैध खनन बड़ा मुद्दा है। यहाँ के भरतपुर में खनन के विरोध में एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की। इसके पहले वो करीब 1.5 साल तक धरना देते रहे और सरकार से अपील करते रहे यहाँ अरावली की पहाड़ियों में कनकाचल और आदि बद्री की 998 हेक्टेयर जमीन को वन क्षेत्र घोषित किया जाए और खनन पूरी तरह बंद कराया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सवाल है, क्या खनन का खेल सरकारों के लिए भी फायदे का सौदा होता है? देखिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कमोबेश हालात वही नजर आते हैं। और जवाहर जी, आपने देखा, राजस्थान का सच भी हमने दिखाया और ये जो हमने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जल्द से जल्द इस तरह से खनन माफियाओं पर रोक लगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ राजस्व का नुकसान सरकारों को होता है बल्कि उस पर्यावरण का भी नुकसान होता है जिसकी वजह से हमारा और आपका अस्तित्व है। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है, मैं ज्यादा आप लोगों से आगे बातचीत इस पर नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप ऑपरेशन केजीएफ देख रहे थे और हमारा मकसद यही था, इसके जरिए हम आपको बता सके कि आखिर आज ये जो खनन माफिया हैं कितने सिस्टम पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द इन पर लगाम लगाना जरूरी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।